हेलो स्टूडेंट, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तड़ित झंझा और चक्रवात। हम ये देखेंगे कि तड़ित झंझा क्या होता है और चक्रवात क्या होता है और ये कैसे आती हैं। तड़ित झंझा मेनली रूप से उन क्षेत्रों में ज़्यादा आते हैं जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और वो क्षेत्र जो आर्द्र होते हैं या फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हम उन्हें कह सकते हैं। तो ये भारत जैसे गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा विकसित होते रहते हैं, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि वहाँ पर रेगुलरली टेम्परेचर में वृद्धि होती रहती है, यानी कि वहाँ का जो तापमान होता है वो लगातार बढ़ता रहता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तापमान बढ़ जाता है, तो बढ़ने के साथ क्या होता है, तो गर्म हवाएं जो होती हैं वो तेज़ी से ऊपर की ओर उठती हैं और वो प्रबल हो जाती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं। वो पवन वायु में पहले से ही विद्यमान जल की बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती हैं। वो इतनी ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं कि हमको पता है कि हमारे वायुमंडल में धूल, मिट्टी, कण, जलवाष्प वगैरह सब प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करती हैं, उन जलवाष्पों को भी अपने साथ ले जाती हैं ऊपर की साइड में। और ऊपर क्या होता है, ऊपर टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, नीचे बहुत ज़्यादा हो जाता है ऊष्मा की वजह से, क्योंकि ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित कर लेती है पृथ्वी जब ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का। और वो हवा जो है वो ऊपर की उठ जाती है और प्रबल हो जाती है। वो अपने साथ साथ फिर जलवाष्प की बूंदों को भी ले जाती हैं। वहाँ पर ऊपर जाने पर जल की बूंदें जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, जम जाती हैं और वो दोबारा से नीचे की ओर गिरने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से क्या होता है कि जब बूंदें नीचे गिर रही होती हैं और मानो उस टाइम हवा बहुत तेज चल रही है, वो क्या करती हैं, उस जो बूंदें होती हैं उसको उसी वेग से, तीव्र वेग से ऊपर उठती है परस्पर क्रिया में, उनमें क्या होता है, आपस में क्रिया होती है। तो वो बिजली, उस समय क्या होता है, हमको बिजली चमकती हुई दिखाई देती है और बाद में हमको ध्वनि भी सुनाई देती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, तड़ित झंझावात कहते हैं। तो आपको पता चला कि जो झंझावात होता है वो किस तरीके से पड़ता है। इसके बारे में आप अपनी अगली कक्षाओं में या उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे कि बिजली कैसे चमकती है। लेकिन यहाँ पर केवल आपको इतना दिखाया गया है कि जो पानी की बूंदें हैं जब वो नीचे गिरती हैं और तीव्र वेग से जब हवाएं ऊपर की ओर जाती हैं, तब उन दोनों के बीच में जब क्रिया होती है तब उससे बिजली चमकती है। और कैसे चमकती है इसको आप अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे या फिर आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं कि आपको बिजली से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आपको कभी भी ऐसे वृक्ष के नीचे आश्रय नहीं लेना चाहिए जो कि बिल्कुल अलग थलग हों। आपको यदि आप वन में हैं तो आप किसी छोटे वृक्ष के नीचे ही आश्रय लें। जो पुराना वृक्ष हो, जो बड़ा वृक्ष हो, उसके नीचे आप कभी भी आश्रय ना लें और खुली ज़मीन पर भी ना लेटें। आप किसी भी ऐसे छाते का उपयोग ना करें जिसकी डंडी धातु की बनी हुई हो। खिड़की के निकट ना बैठें। खुले गैरेज, भंडारण शेड, धात्विक चादरों की छत वाले शेड आदि आश्रय लेने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं होते हैं। कार अथवा बस आश्रय लेने के लिए सुरक्षित स्थान होती हैं। अगर आप कहीं बाहर हैं और आपके पास कार या फिर आप बस में सफ़र कर रहे हैं और उस समय बिजली हो रही है या फिर बहुत तेज़ आंधी तूफान के साथ बारिश आ रही है, तो उस समय आपको उसके अंदर बैठना ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। यदि आप जल में हैं तो बाहर निकलकर किसी इमारत में चले जाएँ। तड़ित झंझावात चक्रवात कैसे बन जाते हैं, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई तड़ित झंझाई चक्रवात कैसे बनते हैं। आप जानते हैं कि जल को द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। कैसे कि जब आप गैस को चालू करेंगे, उसमें आप ऊष्मा देंगे, ऊष्मा जो होगी वो क्या करेगी, उस पानी को गर्म करेगी। गर्म करने पर वो जो पानी होगा वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आपने वाष्प का द्रव में संघनन किया, संघनन करने पर वह ऊष्मा जो होगी वो आपको वापस मिल जाती है। वो हमें तो नहीं मिलती, लेकिन वो वातावरण में दोबारा से मिल जाती है, क्योंकि वो जो जितनी भी ऊष्मा है वातावरण में ही है और वातावरण में ही उस पर समाहित होगी और वातावरण में ही उसका सर्जन हो जाएगा। ऊष्मा का ना तो हम सृजन कर सकते हैं और ना ही उसको हम नष्ट कर सकते हैं। इसके समर्थन में क्या आप कोई अनुभव बता सकते हैं। तो अब देखते हैं कि बादल बनते समय क्या होता है। जब बादल बनते हैं उससे पहले जल वायुमंडल से क्या करता है, ऊष्मा लेता है। हमको पता है कि भाई बादल कैसे बनते हैं समुद्र एरिया में, कि वहाँ क्या होता है कि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। टेम्परेचर ऊंचा जाने के कारण ऊष्मा बढ़ जाती है। ऊष्मा बढ़ जाने के कारण जल जो होता है वो बाष्प के रूप में उड़ करके ऊपर की ओर जाने लगता है। ऊपर का जो तापमान होता है वो बहुत कम होता है। कम होने के कारण वो जो बाष्प होती है वहाँ पर जाने के बाद कैसी हो जाती है, जमती हुई प्रतीत होती है हमको, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बादल कहते हैं।
जब जलवाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित होती हैं। जब बादल बारिश करते हैं तो वो किसके रूप में आती हैं? बूंदों के रूप में आती हैं। तो ये द्रव अवस्था में क्या हो जाती हैं? परिवर्तित हो जाती हैं। तो यह ऊष्मा वायुमंडल में क्या हो जाती है? निर्मुक्त हो जाती है। निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा से आसपास की वायु जो होती है वो क्या होती है? गर्म हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब बारिश, गर्मियों के दिनों में जब बहुत दिनों के बाद बारिश हो रही होती है तो बारिश के बाद कितनी ऊष्मा बाहर निकलती है। यही है कि जब जल की बूंदें वायुमंडल में आती हैं तो जो ऊष्मा होती है वो वायुमंडल में फिर से क्या हो जाती है? निर्मुक्त हो जाती है, और जिससे आसपास की जो वायु होती हैं वो और भी ज़्यादा गर्म हो जाती है। इस प्रकार जो गर्म वायु होती है वो कहाँ जाएगी? अब ऊपर की ओर उठेगी, जिससे वायु दाब क्या होगा? कम हो जाएगा। फलस्वरूप तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। तड़ित झंझा के केंद्र में क्या होता है? केंद्र के जहाँ पर इसका केंद्र होगा वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वेग की वायु जो होंगी गति करने लगेंगी। इस चक्र की पुनरावृत्ति बहुत बार होती है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों बार होती है। घटनाओं की इसी श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घिरती हुई रहती हैं। मौसम की इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? मौसम की इस स्थिति को हम चक्रवात कहते हैं। वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक होते हैं। तो चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? वायु वेग और वायु दिशा, कि वायु की दिशा कौन सी दिशा में है और वायु वेग कितना है। चलिए चक्रवात की संरचना देखते हैं कैसी होती है। देखिए इस डायग्राम में दिखाई गई है कि चक्रवात की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, बिल्कुल, क्योंकि चक्रवात जहाँ से उत्पन्न होगा वो जो क्षेत्र होगा वो बिल्कुल शांत होगा, वहाँ पर वायु की कोई हलचल नहीं दिखाई देगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? झंझा का नेत्र कहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें झंझा का नेत्र यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो नेत्र है ये क्या है? उसका केंद्र है। अभी ये जो क्षेत्र है वो बिल्कुल कैसा है? शांत है। ओके। कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है जो कि पृथ्वी तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। तो जो वो पिंड होता है, विशाल चक्रवात क्या होता है? एक पिंड होता है। ये पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर प्रेजेंट होता है? 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। तो यहाँ पर जो आपको ये जो दिखाई दे रहा है इसको आप क्या कह सकते हैं? इसे आप चक्रवात का पिंड कह सकते हैं, जो कि पृथ्वी से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लेकिन इसके नीचे वाला क्षेत्र बिल्कुल कैसा है? शांत है। चक्रवात के नेत्र का व्यास 10 से 30 किलोमीटर तक का होता है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि चक्रवात कितने खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि इसका जो व्यास है वही कितना है? वो 10 से लेकर 30 किलोमीटर तक, 10 से लेकर के 30 किलोमीटर तक उसका क्षेत्र है या फिर उसका व्यास है। यह बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है, यानी कि यहाँ पर बादल नहीं होते, बादलों से एकदम मुक्त क्षेत्र होता है। और उसमें पवन का वेग कैसा होता है? न्यून होता है, यानी कि कम होता है। इस शांत और स्पष्ट नेत्र के इर्द गिर्द लगभग 150 किलोमीटर आमाप का बादल का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में उच्च वेग की पवन, कितनी तेजी से हवा चलती है इसमें? 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसमें हवाएं चलती हैं, और इसमें सघन वर्षा वाले घने बादल भी उपस्थित होते हैं। इस क्षेत्र से परे पवन वेग क्रमशः कम होता जाता है। चक्रवातों की उत्पत्ति का प्रक्रम अत्यधिक जटिल होता है। चित्र 8.11 में इसे एक प्रतिरूप की तरह दर्शाने का प्रयास किया गया है। देखिए चक्रवात जो है वो इसमें किस दिशा में गति कर रहा है। यहाँ पर जो एरो दिख रहा है वो आप उसे समझ सकते हैं कि इस तरीके से गति कर रहा है, और यह इस तरीके से ऊपर जाता है। इसमें जो वायु है वो कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी, नीचे जाती हुई वायु है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो वायु है वो ऊपर उठती हुई वायु को भी देख सकते हैं। चक्रवात गति करने की दिशा कहाँ होगी? ऊपर की होगी। धारा प्रवाह कहाँ होगा? ऊपर की ओर होगा।
चलिए, अब आपने तड़ित झंझा के बारे में जान लिया, चक्रवात के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं कि चक्रवात के द्वारा होने वाले विनाश कैसे होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही विनाशकारी आपदाएं होती हैं जो कि हमें हमको इस सब से गुजरना पड़ता है। चक्रवात काफ़ी विनाशकारी हो सकते हैं। तेज पवन समुद्र के जल को तटों की ओर धकेलती हैं। क्या करती हैं? जो तेज पवन होती हैं वो क्या करती हैं? समुद्र के जल को तटों की ओर ढकेलती हैं। अगर आप गए हैं सी बीच पर घूमने के लिए तो आप देखते हैं कि लहरें जो होती हैं वो कितनी तेजी से वहां पर आकर के टकराती हैं। चाहे चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो, लेकिन हमने इसका पढ़ लिया कि चक्रवात का जो व्यास होता है वो 10 से 30 किलोमीटर। ये चक्रवात के आगमन के पूर्व के संकेत होते हैं। जब लहरें बहुत ज़्यादा तेजी से जल की ओर धकेल रही होती है तो हम इसे अनुभव लगा सकते हैं कि ये जो अब इसमें समुद्र में क्या आने वाला है? चक्रवात आने वाला है। पवन के द्वारा उत्पन्न होने वाली जल की लहरें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उनके आघात से कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकता है। अगर आप पानी के चक्रवात में अगर फंस गए हैं तो वो अपने साथ आपको जमीन के अंदर पानी के अंदर ही आपको उसमें घुमाते रहेगा। चक्रवात के नेत्र में निम्न दाब के कारण, नेत्र कौन की क्या चीज़ हो गई? उसका वह क्षेत्र जहाँ बिल्कुल शांत है, वहाँ पर कोई भी हलचल नहीं है, तो वहाँ का जो दाब होता है कैसा होता है? निम्न दाब होता है। उसके कारण उसके केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उठ जाती है। जल सतह जो होता है वो उच्च स्तर तक उठ जाता है। उठता जल 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक उठ सकता है। ऐसा लगता है मानो जल की दीवार तट की ओर बढ़ती हुई आ रही है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र का पानी कम ऊंचाई पर स्थित तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, जिससे जीवन और संपत्ति की गंभीर हानि होती है। यह पानी मृदा की उर्वरता को भी कम कर देता है, क्योंकि ये कैसा पानी होता है? एक खारा पानी होता है, इसमें नमक होता है। चक्रवात के तट को पार करते समय होने वाली लगातार वर्षा बाढ़ की स्थिति की ओर भयावह बना देती है। देखिए, इस वाले डायग्राम में आपको दिखाया गया कि चक्रवात के कारण समुद्र में जल की ऊपर उठती हुई लहरें इसमें आपको दिख सकती हैं इस डायग्राम में। ये भारत मौसम विज्ञान विभाग न्यू दिल्ली से लिया गया ये चित्र है। चलिए, एक में इसमें टाइफून, इसमें कुछ तूफानों के नाम दिए गए हैं। चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नाम से जानते हैं। अमेरिकी महाद्वीप में इसे हरिकेन कहते हैं, फिलीपींस और जापान में इसे टाइफून कहते हैं। देखिए, भूमध्य रेखा के आसपास ये वे क्षेत्र हैं जहाँ पर चक्रवात निर्मित होते हैं और ये सर्वव्यापी परिघटना है। यहाँ पर ये कहीं पर भी हो सकती है। इसका मतलब सर्वव्यापी का मतलब ये सभी जगह व्याप्त है और ये कहीं पर भी हो सकती है। अगर आपके पास वर्ल्ड का मैप है तो आप उससे मिलान कर सकते हैं कि कौन कौन से रीजन्स हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं भूमध्य रेखा के पास के जहाँ पर चक्रवात अक्सर आते हैं। किसी टॉर्नेडो का व्यास 1 मीटर जितना कम अथवा 1 किलोमीटर तथा उससे भी अधिक हो सकता है। टॉर्नेडो की कीप जैसी संरचना उसके आधार के आसपास की धूल, पत्थर, कंकड़, कचरे, अन्य छोटी बड़ी वस्तुओं को अपने अंदर खींच लेती है। किसके कारण? निम्न दाब के कारण, और फिर उन्हें अपने शीर्ष के निकट बाहर की ओर धकेल कर फेंक देती है। टॉर्नेडो के घातक प्रभाव से जीवित रह गए कुछ व्यक्तियों के द्वारा दिए गए विवरण आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत हैं डिस्कवरी चैनल की यंग डिस्कवरी सीरीज से। यहाँ पर कुछ लोग जो कि टॉर्नेडो से ग्रसित हो चुके हैं उन्होंने देखा है इसके बारे में। वो क्या बताते हैं? मैंने बादल को अपनी ओर आते हुए देखा और जैसे ही घर के भीतर लेने का मैंने प्रयास किया, वो देखते हैं कि जो उनका घर था वो हवा में उड़ गया, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। तूफान के बाद हमें गेहूं के खेतों से कचरे को साफ करना था। हमें वहाँ टूटे हुए बोर्ड और वृक्षों की शाखाओं के साथ साथ मुर्गियों के चूजों, मुर्गी और खरगोशों के मृत शरीर देखने को मिले, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसा किसी ने उनके शरीर से उनकी खाल उतार ली हो। टॉर्नेडो से बचाव के लिए आश्रय भूमि में गहराई पर अथवा किसी भवन के अंदरूनी भाग में स्थित ऐसे कक्ष होते हैं जिनमें खिड़कियां नहीं होती। यदि ऐसे आश्रय आपके पास उपलब्ध नहीं हो तो टॉर्नेडो से बचाव के लिए खिड़कियों को बंद करके किसी मेज, बेंच आदि के नीचे आश्रय लेना बेहतर रहता है। इन स्थानों में कचरा आसानी से नहीं पहुंचता है। बचाव के लिए
आपको घुटनों के बल नीचे झुककर अपनी बाहों को अपने सिर और गर्दन के चारों ओर लपेट लेना चाहिए, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। टॉर्नेडो जो है वो एक तूफान का नाम है। ठीक है, आपको पता होगा इसके बारे में। चक्रवात अपने साथ अति उच्च वेग की पवन लाते हैं, जो कि घरों, दूरभाष, अन्य संचार प्रणाली, वृक्ष आदि को क्षति पहुंचा सकती है, जिससे जीवन और संपत्ति की बहुत हानि होती है। टॉर्नेडो, हमारे देश में टॉर्नेडो बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। टॉर्नेडो गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं, बिल्कुल जैसे काले काले घनघोर बादल होते हैं उसी काले रंग के होते हैं ये। और ये कैसे बादल होते हैं? कीपाकार के बादल होते हैं। इनके कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है जैसे कि मानो बादल ही नीचे जमीन में छेद करता हुआ आ रहा है, जैसा कि आपको चित्र 8.16 में दिखाया गया है। ऐसे होते हैं टॉर्नेडो, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। आप इस नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, डिस्कवरी वगैरह पर अगर आप देखते हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा। अधिकांश टॉर्नेडो कमजोर बहुत ही निर्बल होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टॉर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से गति कर सकता है। टॉर्नेडो चक्रवातों के भीतर भी बन सकते हैं। भारत की संपूर्ण तटरेखा विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील है, जबकि भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील होता है। हमने पढ़ा है कि सभी झंझा या तूफान निम्न दाब के तंत्र होते हैं। झंझा के निर्माण में पवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए पवन के वेग की माप करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेग की माप करने के लिए उपकरण को हम क्या कहते हैं? वायु मापी कहते हैं। ये जो लगे हुए हैं इन्हें हम कहते हैं वायुमापी। ये वायु को मापने का काम करते हैं कि वायु कितने वेग से चल रही है, उसकी रफ्तार कितनी है। जैसे कि डेली आपके फ़ोन पर अपडेट आ जाता है कि आज इतने गति से वायु चल रही है, तो उन्हें इसी तंत्र के द्वारा मापा जाता है, वायुमापी के द्वारा। प्रभावी सुरक्षा उपाय हम आपकी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।